हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव का। इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो दे दिया है। आपने अगर अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प ज़रूर हो जाए। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर PDF वगैरह हो आपको वहीं पर सबसे पहले सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जैक बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसको कंप्लीट करके ही आप लोग जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं डाला है, जल्दी जल्दी में मैंने इसको बनाया है। तो चलिए देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, DNA तथा RNA में अंतर, यानी कि DNA और RNA में आपको अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, यानी कि DNA और RNA में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी कि दोनों में अंतर बताना है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी मिलेगा और दोनों में आपको आंसर भी मिलेगा, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी मीडियम में है, इसके बाद नीचे अभी आपको इंग्लिश मीडियम में भी बताएंगे। तो देखिए इधर मैंने लिख लिया DNA, इधर मैंने लिख लिया RNA और बीच में आपको ऐसे कॉलम दे देना है। ऐसे ही आप लोग आंसर लिखेगा, क्योंकि ऐसे आंसर लिखेगा तो आपका यहाँ पर मार्क्स कटने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला पॉइंट के। तो DNA में डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, शर्करा होती है और RNA में क्या होता है, RNA में राइबोज शर्करा होती है। तो पहला अंतर मैंने लिख दिया कि DNA में डीऑक्सीराइबोज होती है और RNA में राइबोज शर्करा होती है। इसके बाद दूसरा, और आप लोग यहाँ पर पॉइंट भी डालते चलिएगा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऐसे बेटर हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट कि थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है, जो आपका DNA है, और जो आपका RNA है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह द्विसूत्री यानी कि डबल स्टैंडर्ड तथा कुंडलित यानी कि हेलिकल होती है, और जो आपका RNA है यह एक सूत्री होती है, ठीक है। इतना पॉइंट लिख दिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, यह आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल तथा वंशागति की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन, DNA। और जो आपका RNA है तो यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं बल्कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, आपका RNA। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे DNA के बारे में कि यह कोशिका के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन सूत्रों के रूप में पाया जाता है, और जो आपका RNA है यह कोशिका के नाभिक यानी कि साइटोप्लाज्म तथा राइबोसोम में पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट लिख के बताया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में डाल दे या फिर 5 मार्क्स में डाल दे। तो जितने भी मार्क्स में डालेगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। अगर 3 मार्क्स में डालेगा तो 3 या फिर 4 पॉइंट मैक्सिमम है, 5 मार्क्स में डालेगा तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं, अदरवाइज 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, इसकी प्रतिकृति यानी कि डुप्लीकेशन और रिप्लीकेशन एक समय में होती है, किसकी, DNA की। और जो आपका RNA है यह स्वयं प्रतिकृति नहीं बनाता बल्कि DNA से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा संश्लेषित होता है। तो दोनों में मैंने अंतर बता दिया। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर वे में इंग्लिश में अलग से मैंने लिख के लाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए DNA कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड RNA कंटेन्स राइबोज शुगर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थायमिन इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजन गैस, किस में, DNA में, एंड इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजन बेस, ये किस में, तो ये आपका RNA में। इसके बाद इट इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंप्लीमेंट्री हेलिकल, ठीक है। और RNA में क्या दिया गया है कि इट इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर देखिए
इट इज अ जेनेटिक मटेरियल डैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस। और जबकि आरएनए के बारे में क्या है, तो इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल बट इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्लेज एज अ क्रूशियल रोल इन वायरसेस एज जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि इट रिमेन्स इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स। और यह है कि इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। इसके बाद डुप्लीकेशन की बात हो रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन या फिर रिप्लीकेशन ऑक्योर्स एट अ स्पेसिफिक टाइम, और इसमें कि इट इज नॉट रेप्लिकेट, इंस्टेड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में अलग से प्रॉपर वे में लिखा था जो कि मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर, यानी कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में आपको अंतर बताना है, अंतर लिखना है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। तो देखिए बेटर यही होगा कि आप लोग कॉलम बनाकर लिखिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा प्रोड्यूसर, एक तरफ कंज्यूमर, यानी कि एक तरफ उत्पादक और एक तरफ जो भी है उपभोक्ता, ठीक है, ऐसे कॉलम बना के लिखिएगा, बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है क्योंकि ऐसे मेरे को यहाँ पर आंसर बताने में आसानी रहेगी। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें उत्पादक के बारे में, यानी कि प्रोड्यूसर के बारे में। तो देखिए, तो प्रोड्यूसर के बारे में कौन कौन सा पॉइंट है। तो पहला, उत्पादकों की श्रेणी में वनस्पतियों यानी कि प्लांट्स को रखा जाता है। जो उत्पादक होते हैं ये कौन होते हैं, वनस्पति यानी कि प्लांट्स होते हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश लेकर के खुद से यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, मतलब अपना भोजन वगैरह बनाते हैं। इसके बाद ये स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, खुद से भोजन बना रहे हैं सूर्य का प्रकाश लेके, प्रकाश संश्लेषण से, तो स्वयं पोषी ही हुए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से जीवधारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उत्पादक दो प्रकार के होते हैं, और उत्पादक दो प्रकार के होते हैं, ये द्वारा निर्मित पदार्थों के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने उत्पादक में लिख दिया। इसके बाद अब कंज्यूमर्स में लिखेंगे, यानी कि उपभोक्ता में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट, इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें कौन है, जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके बाद यह परपोषी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफिक होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खुद से हम लोग भोजन पकाते नहीं है, बल्कि हम लोग भोजन बनाते नहीं है, बल्कि भोजन पकाते हैं, ठीक है, इसलिए परपोषी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि इनमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, अतः ये स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे ये शाकाहारी, ठीक है, तथा प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता जैसे जो हमारे गाय हो गए, बैल हो गए इत्यादि, ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। और ये क्या, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसी को बोला जाता है जो शाकाहारी होता है, एक्चुअली दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद मांसाहारी उपभोक्ता, जो शाकाहारियों को खाते हैं। इसके बाद सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी में मनुष्य भी आते हैं, यानी कि हम लोग भी आते हैं, उपभोक्ता जो शाकाहारियों एवं मांसाहारियों दोनों को खाते हैं। तो ये सारे हो गए, ठीक है। और यहाँ पर उसी को मैंने इंग्लिश में प्रॉपर वे में लिखा है, जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स लिख दिया और इसके बाद प्रोड्यूसर के बारे में मैंने पॉइंट लिखा है, जैसे प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स। इसके बाद दे आर ऑटोट्रोफिक, दे प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, यानी कि सनलाइट का यूज करके। इसके बाद प्रोड्यूसर्स आर ऑफ टू टाइप्स, द प्रोड्यूसर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर्स के बारे में मैंने लिखा है कि कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, दे आर हेटरोट्रोफिक। इसके बाद आगे क्या पॉइंट है कि दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि खुद से ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। इसके बाद दे आर क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग, तो ये इस तरह से मतलब विभाजित है। हर्बियर्स हो गए आपका, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। कार्निवोरस डैट ईट हर्बियर्स, यानी कि जो शाकाहारी को खाते हैं। इसके बाद ओमनिवोरस और डैट
ईट बोथ, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट को ऐड कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्या है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर, यानी कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में आपको अंतर बताना है, अंतर लिखना है। डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में मैंने कराया भी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण के बारे में, यानी कि बैक क्रॉस के बारे में। तो ये क्या होता है, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक है। डिफाइन कर दिया। आप लोग चाहे तो इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अगर 5 मार्क्स में या फिर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन वाले में पूछे तो आप लोग एग्जाम्पल वगैरह भी दे सकते हैं। शॉर्ट वाला में पूछे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है परीक्षण संकरण, और आप लोग कॉलम बना के ही लिखेगा ना, मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख के लाया हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट करो। तो देखिए, जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 जीव एवं समसूचक अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य संकरण मतलब कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है बैक क्रॉस। व्हेन अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ इट्स प्रेजेंट इट इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि व्हेन अ फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विथ अ होमोजाइगस रिसिप्स ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बायोगैस के घटक गैस एवं इसके लाभ, मतलब कि बायोगैस के घटक गैस कौन कौन से उसको लिखिए और इसके लाभ क्या हो सकते हैं, मतलब कि बायोगैस के क्या लाभ हैं, आपसे ये लिखने के लिए बोल रहा है। कंपोनेंट गैसेस ऑफ बायोगैस एंड इट्स बेनिफिट, ये आपको लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोगैस के घटक गैस, यानी कि कंपोनेंट गैसेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है। तो क्या है, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल होता है, और इसमें जो मेनली है ना, मेनली मीथेन होता है। चलिए, अब इसके बारे में और पॉइंट, यह सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए क्या है अगला पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अनायुरूपी रूप से कार्य करते हैं वे CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। चलिए, इसके बाद आगे अब बात करते हैं बायोगैस के लाभ के बारे में, यानी कि बेनिफिट ऑफ बायोगैस। तो पहला क्या है, ईंधन के रूप में प्रयोग। बायोगैस एक सस्ता और प्रदूषण रहित ईंधन है जिसे घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग में लाया जा सकता है। तो इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है और सस्ता भी है। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट, जैविक खाद का उत्पादन। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त अवशेषों को उर्वरक यानी कि खाद के रूप में उपयोग किया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इसका हम लोग खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कंपोनेंट, मतलब कि यहाँ पर अब इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में ये आंसर दिया गया है, कंपोनेंट गैसेस ऑफ बायोगैस एंड इट्स बेनिफिट। तो सबसे पहले है कंपोनेंट गैसेस ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्राइमली कंटेनिंग मीथेन यानी कि CH4, ठीक है। इसके बाद इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगला पॉइंट, सर्टेन बैक्टीरिया एक्ट एनएरियोबाइकली ऑन सेल्यूलोज बेस्ड मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग CO2 H2 एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस का बेनिफिट। तो पहला, यूज्ड एज फ्यूल यानी कि फ्यूल के रूप में यूज। बायोगैस इज अ चीप एंड पोल्यूशन फ्री फ्यूल यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। इसके बाद नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि द residual material from biogas plants is used as fertilizer which enhance soil fertility। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, DNA का महत्व तथा कार्य। DNA का महत्व बताइए तथा इसके कार्य को लिखिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा। इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ DNA। तो चलिए देखिएगा, इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले, न्यूक्लिक अम्लों को जीवन को चलाए रखने का प्रमुख आधार माना जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के प्रकार से लेकर उन लक्षणों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को उनके निर्धारित उचित रूप में, उचित स्वरूप में तथा नियमित एवं नियंत्रित अनुक्रमिकाओं के द्वारा पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये मतलब एक प्रकार से डिफाइन किया गया कि क्या महत्व है DNA का या फिर DNA क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा DNA के कार्य के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ DNA। पहला, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है।
आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करता है तथा सभी आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में पहुंचाता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए के द्वारा निर्मित राइबोन्यूक्लिक अम्ल विभिन्न अमीनो अम्ल से डीएनए द्वारा निर्देशित प्रोटीन का संश्लेषण करता है तथा विभिन्न प्रकार के क्रियाशील अणुओं के रूप में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए के माध्यम से उसके द्वारा निर्मित कुछ न्यूक्लियोटाइड हार्मोन्स सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम आदि के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि डीएनए मास्टर प्लान के अंतर्गत जन्म से मृत्यु तक किसी भी जीव में कोशिकाओं के निर्माण एवं विभाजन के मूल रूपरेखा यानी कि ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर 5 मार्क्स में पूछे तो 5 पॉइंट काफ़ी होगा, अगर 3 मार्क्स में पूछे तो 3 ही पॉइंट लिखेगा, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन भी किया था। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया कि इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली डीएनए को ही बोला जा रहा है, आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ। दे इंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसके बाद आगे देखिएगा, एज वेल एज रेगुलेट एंड कंट्रोल वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस इन अ प्रिसाइज एंड सिक्वेंशियल मैनर। इसके बाद यहाँ पर इसका फंक्शन बताया गया कि फंक्शन ऑफ डीएनए, और 4 पॉइंट यहाँ पर सेम टू सेम वही लिखा गया है जो मैंने ऊपर आपको हिंदी में बताया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की यहाँ पर चांसेस है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिए, मलेरिया रोग के रोगजनक तथा लक्षण तथा उपचार लिखिए। या फिर इसी को ऐसे पूछेगा, मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। या फिर इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछ देगा, मलेरिया रोग के रोगजनक तथा रोगवाहक का नाम लिखिए और उसके लक्षण एवं निवारण बताइए। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से मतलब घुमा घुमा के पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोगजनक की, यानी कि रोगजनक का मतलब होता है किस कारण रोग हो जाए। ठीक है, यानी कि पैथोजन के बारे में बात कर रहे हैं। मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, आगे देखिए, तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इसकी प्रमुख जातियां हैं। मतलब कि ये इसके डिफरेंट टाइप है जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या क्या सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण क्या है। तो देखिए, पहला, इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगा। इसके बाद रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, यानी कि बोल सकते हैं कि तेज बुखार चढ़ जाता है। इसके बाद रोगी को कंपन होता है तथा जी मिचलता है, मतलब कि आपका हाथ पैर इत्यादि कंपन कर सकता है। इसके बाद रोगी का मुख सूखने लगता है, मतलब आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, इस प्रकार से आपका मुख सूखने लगेगा। इसके बाद देखिए, रोगी के सिर, पीठ और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है और आपको दर्द भी होगा। तो ये सिम्टम्स है इसके, मतलब कि ये इसके पहचानने के तरीके हैं। इसके बाद उपचार की बात करते हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि उपचार के बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से बहुत सारे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे 300 वर्षों से कुनैन एक पारंपरिक औषधि रही है, मतलब यहाँ पर औषधि की बात हो रही है। ठीक है, मतलब अभी तो यहाँ पर बहुत सारे के दवा भी चलते हैं और औषधि भी चलते हैं, जो ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू और लंका में सिनेकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये पुराना तरीका है ना। इसके बाद यह औषधि रोग के शरीर में प्लाज्मोडियम की वृद्धि को नष्ट करती है। इसके बाद इसके अतिरिक्त क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन, एमोडियाक्वीन, मलेरिया ओन तथा इत्यादि प्रकार के मतलब बहुत सारे औषधियाँ हैं जो कि इसमें काम करते हैं। यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, देख सकते हैं। इसके बाद आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम पर प्रोगेनिल और भी बहुत सारी यहाँ पर दवाइयाँ दी गई है। तो ये जो दवाइयाँ जो है ना, ये मतलब अभी इंग्लिश वाले दवाइयाँ हैं, और बहुत सारी यहाँ पर पुरानी दवाइयों के बारे में भी जिक्र किया है। तो आप लोग जो भी चाहे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे उपचार के बारे में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं बचाव एवं नियंत्रण के बारे में, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है या फिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। तो देखिए, समझिएगा यहाँ पर सारे पॉइंट को। देखिए, पहला पॉइंट, तालाबों व गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छर पनप न सके। यानी कि आपके घर के आसपास कोई भी तालाब है या फिर कोई गड्ढा वगैरह हो गया, तो वहाँ पर गंदे पानी या फिर कोई भी पानी जम गया है तो उसको जमने नहीं देना है। इसके बाद
घर के कूलरों में सप्ताह में कम से कम एक दिन पानी निकालना चाहिए। गर्मी के दिन में जैसे हमारे घर में कूलर होते हैं, उसमें पानी हम लोग भर देते हैं और लंबे समय तक कभी कभी पानी रहता है, तो उसको भी कम से कम एक सप्ताह में आपको साफ जरूर करना है, एक सप्ताह में चेंज जरूर करना है। इसके बाद आगे है, मच्छरों के जनन स्थल को नष्ट करना आवश्यक है एवं जल स्रोत खुले न छोड़े। मतलब कि जैसे कहीं भी कोई जल स्रोत है, जैसे बाल्टी को ही मान लेते हैं, तो बाल्टी को आपको खुला नहीं छोड़ना है, उसको ढक के रखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास, डीडीटी तथा बीएचसी का छिड़काव करना चाहिए ताकि मच्छरों का नाश हो। तो ये एक्चुअली में कीटनाशक है जिसका कि छिड़काव करना चाहिए जिससे कि मच्छर खत्म हो सके। इसके बाद आगे है, मलेरिया निरोधक दवाओं का सेवन करना चाहिए, विशेषकर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में। जहाँ पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर तो स्पेशली करना चाहिए और ऐसे भी करना चाहिए। इसके बाद मच्छरदानी एवं मच्छर भगाने वाले साधनों, ऑल आउट, गुड नाइट आदि, ये जो मतलब अगरबत्ती होते हैं, इन सभी का आपको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चंस और सेम टू सेम आंसर यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। जैसे राइट अबाउट द पैथोजेन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, और में करके पूछ सकता है राइट अ नोट ऑन मलेरिया एंड इट्स कंट्रोल, और इसी को और में करके पूछ सकता है नेम द पैथोजेन एंड वेक्टर ऑफ मलेरिया एंड एक्सप्लेन इट्स सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही हम लोग आंसर भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पैथोजन लिखेंगे, यानी कि क्या इसके मतलब किस कारण होता है ये आपको यहाँ पर बता देना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सेम अभी मैंने ऊपर आंसर बताया है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ने से वीडियो लंबा निकल रहा है। तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं वीडियो को मतलब आप लोग वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिम्टम्स को। तो जैसे सिम्टम्स में दिया गया है कि द पेशेंट लॉसेस एपिटाइट, इसके बाद हाई फीवर अक्यूर्स इन साइकिल इत्यादि। यहाँ पर सारा कुछ पॉइंट वाइज आपको दिया गया है, एक एक करके देख लीजिए। इसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में दिए गए हैं, सेम ट्रीटमेंट जो कि मैंने ऊपर बताया, और इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब कि इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सब्जेक्टिव में मेरे को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं या फिर आने की पूरी संभावना है, तो मैंने एक एक करके सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप सभी को आज के आपके बायोलॉजी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड सारे क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे पहले आपको आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग आंसर की के लिए भी जरूर बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।